प्रिय छात्रों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो पहला वीडियो था उसको आपने बहुत पसंद किया, बहुत से लोगों ने उसको सब्सक्राइब भी किया है। हम इससे काफ़ी उत्साहित हैं और अगला वीडियो हम आपके लिए लाए हैं, अभी शुरू करने चल रहे हैं। ये वीडियो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के इट्स इंडिया एक्ट तक के बारे में होगा कि कैसे जो है ब्रिटिश साम्राज्य ने यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था बनाई और किस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट जो है भारतीय संविधान का आधार बना। हम यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको शुरुआत से लेकर के 1726 के चार्टर तक बताया था। 1726 के चार्टर का महत्व क्या है? 1726 का चार्टर जो है भारतीय संविधान की भूमिका के रूप में है, जबकि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है यह भारतीय संविधान का आधार प्रदान करता है। कहने का मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी विदेशी सरकार ने भारत भूमि पर भारतीय क्षेत्र में एक सरकार की व्यवस्था की और वो सरकार की व्यवस्था रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, लेकिन वो क्या परिस्थितियां थी कि ब्रिटिश सरकार ने यह रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके संदर्भ में हम दो तीन चीजें कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले तो ये देखिए कि ब्रिटिश सरकार ने 1726 के बाद किस प्रकार की गतिविधियां संचालित की। पहली बात तो आप सबसे पहले देखें कि जो पहली घटना 1726 के बाद होती है वह है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, 1757 ईस्वी में हुआ। इसका परिणाम क्या रहा? इसका प्लासी के युद्ध का परिणाम ये रहा कि कंपनी ने बंगाल को अपना प्रायोजित राज्य बना लिया। कौन सी कंपनी ने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को अपना प्रायोजित राज्य बना लिया। प्रायोजित राज्य बनाने का क्या मतलब हुआ? आपने कई बार टीवी में प्रोग्राम देखे होंगे और उसमें यह लिखा आता है कि यह फला कार्यक्रम फला के द्वारा प्रायोजित है। जिसके द्वारा प्रायोजित है, कहने का मतलब ये हुआ जो प्रायोजक है वह कार्यक्रम को निर्देशित कर रहा है। इसी प्रकार से बंगाल जो है एक प्रायोजित राज्य में परिवर्तित हुआ। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बंगाल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निर्देशित है, अर्थात बंगाल का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशों के हिसाब से चलेगा। इसके बाद आप देखते हैं कि दूसरी बड़ी घटना हुई 1757 के बाद। यहां पर क्या हुआ? इसका मतलब बंगाल जो है प्रायोजित राज्य में परिवर्तित हो गया है। एक बात। दूसरी चीज आप देखें, दूसरी घटना हुई जिसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर आप देखिए कहां पर है? बलिया के आगे जैसे पार करेंगे बक्सर पड़ेगा बिहार में। ये बिहार का जो बक्सर है ये बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, यहीं पर युद्ध हुआ था। ये बक्सर का युद्ध है, ये हुआ 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में ये समाप्त कैसे हुआ? इलाहाबाद की संधि के द्वारा। संधि के द्वारा जो कब हुई? 1765 में। इलाहाबाद की संधि का प्रभाव क्या रहा? इलाहाबाद की संधि का प्रभाव क्या रहा? इसका प्रभाव रहा द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या था? इलाहाबाद की संधि से आप यहां पर देखें, इलाहाबाद की संधि द्वैध शासन, क्योंकि दीवानी अधिकार
कंपनी के पास आए, दीवानी अधिकार कंपनी के पास किसके द्वारा है? इलाहाबाद की संधि के द्वारा। और उसी के साथ साथ आप देखें कि जो प्रशासनिक अधिकार थे, प्रशासनिक अधिकार ये बंगाल के नवाब के पास है। ये देखिए, प्रशासनिक अधिकार बंगाल के नवाब पर है। अब यहां पर देखिए, एक साथ दो लोगों का शासन, मतलब द्वैध शासन स्थापित हो गया। द्वैध शासन का परिणाम क्या रहा? इसका परिणाम क्या रहा? द्वैध शासन, मतलब द्वैध शासन की बात हम कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या रहा? शोषण। शोषण का परिणाम क्या रहा? इसका परिणाम क्या रहा? शोषण का परिणाम अकाल। कब का अकाल? 1770 ईस्वी का अकाल, जो बंगाल का भीषण अकाल था। कहने का मतलब 17 अकाल। अकाल कब का? परिणाम शोषण। शोषण का परिणाम हम यहां नीचे लिख देते हैं, शोषण का परिणाम अकाल। अकाल कब का? 1770 ईस्वी का, जो कि बंगाल का भीषण अकाल था। देखिए, इतनी घटनाएं हुई कि जो आप देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक वरदान भी थी, अभिशाप भी थी। वरदान किस रूप में थी? कि बंगाल कंपनी को बैठे बैठाए पैसा मिलता जा रहा था। अभिशाप किस रूप में थी? अकाल के शोषण के कारण जो है कंपनी की बहुत बदनामी हो रही थी, हर जगह इसकी बदनामी हो रही थी। और दूसरी चीज आप इसी के साथ साथ देखिए, कंपनी के सामने एक समस्या और थी। कंपनी इस समय भारत में विस्तार कर रही थी और उस विस्तार के फलस्वरूप इस समय कंपनी जो है मैसूर युद्ध में उलझी हुई थी। और वो मैसूर युद्ध कौन सा था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था। कंपनी उलझी हुई थी कहां? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब से कब तक हुआ? ये 1767 से 69 तक। ये देखिए, अब देखिए, इस अकाल में कंपनी ने बहुत भ्रष्टाचार किया, लेकिन पर्याप्त रेवेन्यू या राजस्व नहीं उगा सकी। आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण खर्चा कंपनी का बहुत बढ़ गया। तीसरी चीज, एक चीज और भी देखिए, तीसरी चीज क्या चीज हुई? कंपनी यहां से चाय का व्यापार करती थी। चाय यहां से जो है कहां जाता था? अमेरिका। कौन सा अमेरिका? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको जानते हैं, वहां पर चाय जा रहा था। वहां पर भी इनकी चाय की मांग घट गई। क्यों? क्योंकि अमेरिका में डच भी थे, डच यानी हॉलैंड निवासी। वो लोग स्मगल करके चाय सस्ते में ले देते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय महंगी पड़ती थी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय वहां पर मांग ही घट गई। इसलिए अब कंपनी की जो चाय बिक रही है, अकाल हो जाने की वजह से राजस्व भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण जो है कंपनी का खर्चा भी बहुत बढ़ गया है। अब चौथी चीज एक चीज थी कि कंपनी का भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ गया था। ये सब कारण मिल करके कंपनी में एक अकाल, कंपनी एक ऐसे आर्थिक दिक्कत में चली गई कि जिसकी वजह से कंपनी को 60 लाख पाउंड का ऋण लेना पड़ा। कंपनी के सामने समस्याएं कई एक थी। यहां पर देखिए, कंपनी के सामने कई एक समस्याएं थी। क्या समस्या थी? आप उसको यहां पर देखिए। कंपनी की पहली चीज थी कर्ज। ये 60 लाख पाउंड का, 60 लाख पाउंड, पाउंड का चिन्ह यूं बनता है, 60 लाख पाउंड का। दूसरी चीज क्या थी? कर। कर किसको देते थे? ब्रिटेन को। कितना कर देते थे? ये कर था 4 लाख
4,00,000 ये 4,00,000, यहाँ भी देखिए पाउंड का चिन्ह हम बनाते हैं, यह है पाउंड, 4,00,000 पाउंड वार्षिक। ये कंपनी की स्थिति थी इस समय। अब कंपनी के लिए समस्या ये थी कि कंपनी इन समस्याओं से निपटे कैसे और कंपनी अपनी साख बचाए कैसे। इसके लिए कंपनी ने जो लाभांश था वह जारी रखा अपने निवेशकों के लिए 12.5%। हम एक चीज आपको बताते हैं कि कंपनी की संरचना क्या है, कंपनी होती क्या है। यहां पर देखिए, सबसे पहले कंपनी के लिए अगर आप जाएं तो कंपनी में सबसे पहले क्या चीज होते हैं, शेयर होल्डर। कंपनी, कोई भी कंपनी क्या चीज होगी, कंपनी, कोई भी कंपनी। तो सबसे पहले कंपनी में नंबर 1 पर होंगे शेयर होल्डर, यानी अंशधारी जिसको कहते हैं। अंशधारी, अंशधारी के बाद दूसरा चीज जो होगा अंशधारी के साथ, जिसको हम कहेंगे स्वामियों का मंडल, और तीसरी चीज जो होगी निदेशक मंडल। अगर हम यहां पर देखें, अगर हम इसको बनाना चाहें इस टाइप से, तो देखिए ये चीज बन जाएगी। ये पूरा सबको घेरे हुए शेयर होल्डर्स में आ गए, जितने भी शेयर धारक हैं। कहने का मतलब शेयर होल्डर में सभी शेयरधारी। अब देखिए, सभी शेयरधारी स्वामियों के मंडल में जिन्हें स्वामियों के मंडल में आप यहां से देखिए, जिन्हें निदेशकों को चुनने का अधिकार था स्वामियों के मंडल में, ये निदेशकों को चुनने का अधिकार। और इसके बाद ये तीसरे जो ये थे, कंपनी को जो चलाते थे, का प्रशासन देखते थे। अब देखिए, जब रेगुलेटिंग एक्ट की बात हम पढ़ाएंगे तो इसमें किस प्रकार से परिवर्तन हुआ और किस प्रकार से कंपनी ने इनमें परिवर्तन किया, और कार्य प्रणाली जो कंपनी की थी भारत में और उसके साथ साथ इंग्लैंड में, उसमें भी कैसे परिवर्तन हुआ, यही रेगुलेटिंग एक्ट की बात है। रेगुलेटिंग एक्ट में जैसे आप देखें, शेयर होल्डर सारे अंशधारी इसमें आ गए। स्वामियों का मंडल वो लोग हैं कि जिनको निदेशकों को चुनने का अधिकार है। सभी जो शेयरधारी होते हैं वो निदेशक के चुनने के लिए अधिकारी नहीं होते हैं। निदेशकों को चुनने का अधिकार केवल उन्हीं अंशधारियों को दिया जाता है जो एक निश्चित मात्रा में शेयर रखते हैं। कहने का मतलब एक निश्चित मूल्य का शेयर रखते हैं, उन्हीं को चुनने का अधिकार दिया जाता है। और जो निदेशक मंडल होते हैं, जो चुने जाते हैं, उनका क्या अधिकार होता है, वही कंपनी को चलाते हैं। तो आप ये देखिए यहां पर। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और भी देखिए कि जैसे कोई भी कंपनी होती है, अगर जैसे आज ही देखिए मल्टीनेशनल कंपनी है, तो मल्टीनेशनल कंपनी का हेडक्वार्टर एक जगह होगा, वहां पर संचालक मंडल होगा यानी निदेशक, और दूसरी चीज जिन जिन देशों में कंपनी होगी वहां पर उनके कार्यकर्ता होंगे। इसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का निदेशक मंडल, वहां का स्वामियों का मंडल, ये सब सारे लोग जो है ब्रिटेन में रहते थे, और बाकी जो कार्यकर्ता थे जैसे गवर्नर हुए, गवर्नर जनरल हुए, ये सब सारे के सारे ये भारत में रह करके व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करते थे। ये कंपनी था। अतः
जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब हुआ कि नियंत्रण करने की बात, तो इन सब में परिवर्तन किया गया। ये परिवर्तन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी चर्चा हम अब आगे करते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। देखिए ये परिवर्तन क्यों किए। जब कंपनी ने ये कर्ज मांगा, इसके लिए जब ये दिक्कतें आई, तो कंपनी ने कहा ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक से कि भाई हमको 10 लाख पाउंड का कर्ज दे दीजिए। कब कर्ज मांगा था इनके पास यहां पर 60 लाख का कर्ज ऑलरेडी, लेकिन 10 लाख का मांगा। अब सवाल इस चीज का हुआ कि इसको जो है पार्लियामेंट, जब सरकार से मांगा तो पार्लियामेंट के पास पहुंचा। पार्लियामेंट ने क्या किया, ये केंद्रीय बैंक से मांगा था, केंद्रीय बैंक ने सरकार को दिया, सरकार से पार्लियामेंट के पहुंचा। पार्लियामेंट ने इसके लिए 2 कमेटियां बनाई, एक गुप्त समिति, पहली कमेटी गुप्त समिति, और दूसरी समिति जो थी जिसका कि नाम था प्रवर समिति। अब यहां पर देखिए गुप्त समिति का उतनी भूमिका नहीं है जितनी प्रवर समिति की भूमिका है। गुप्त समिति लॉर्ड नॉर्थ के अंतर्गत बनी। यहां पर देखिए नंबर 1 गुप्त समिति, ये बनी थी लॉर्ड नॉर्थ के अंतर्गत। दूसरी बनी प्रवर समिति। प्रवर समिति ये बनी थी बर्ग्यान के अंतर्गत, ये जनरल बर्ग्यान के अंतर्गत। ये जनरल बर्ग्यान के अंतर्गत लॉर्ड नॉर्थ को जो काम दिया गया वो दे दिया गया कि ये जांच करो भ्रष्टाचार का कारण, भ्रष्टाचार का कारण और कंपनी के घाटे का कारण। एक चीज बर्ग्यान को दिया गया कि भविष्य की व्यवस्था, क्यों बर्ग्यान को ही दिया गया था एक चीज, ये 10 लाख पाउंड का जो है कर्ज मांगा था, ये एप्लीकेशन ही बर्ग्यान को दी गई। जो 10 लाख पाउंड का कर्ज मांगा, यही एप्लीकेशन जनरल बर्ग्यान को दी गई थी। यहां पर इन्होंने, जो लॉर्ड नॉर्थ थे, उन्होंने एक सुझाव दिया और उसके बाद इन दोनों समितियों के सुझावों के बाद कंपनी ने 2 कानून पास किए। क्योंकि जनरल बर्ग्यान का यह मानना था कि कंपनी की जो गतिविधियां हैं उसको बांट दिया जाए। बांट कैसे दिया जाए, एक संप्रभु गतिविधि कर दी जाए और दूसरा जो है व्यापारिक गतिविधि कर दी जाए। संप्रभु गतिविधियों को व्यापारिक गतिविधियों से अलग करने के लिए ही यहां पर शुरुआत होती है किसकी, रेगुलेटिंग एक्ट की। अब संप्रभु गतिविधियों को व्यापारिक गतिविधियों से अलग करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 2 अधिनियम पारित किए। एक अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 14 लाख पाउंड 4% ब्याज पर कुछ शर्तों के साथ दे दिया गया। हमारा यहाँ इससे कोई विशेष मतलब नहीं है। हमारा मतलब है संप्रभु जो कानून बना कि जिसके अंतर्गत संप्रभुता लाई गई, संप्रभुता को रखा गया। अब सवाल होता है कि संप्रभुता क्या है। संप्रभुता का मतलब होता है कि जो कोई भी राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता रखे और बाहर अपने राज्य की सीमाओं के बाहर जो है अपनी नीतियों का स्वतंत्र संचालन कर सके। कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश राज्य के निर्माण की प्रक्रिया यहाँ से कायदे से शुरू हो जाती है। एक राजनीतिक संस्था के रूप में सशक्त रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हो जाती है, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या चीज किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी
कि जो शक्तियां हैं काफी हद तक पार्लियामेंट के द्वारा नियंत्रित कर ली गई। अब कैसे नियंत्रित की गई, इसको यहां पर आप देखिए कि क्या क्या चीज परिवर्तन किया गया। देखिए, हमने बताया कि कंपनी जैसे बड़ी, तो कंपनी के लिए यहां पर देखो बच्चे, जैसे ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कहां पर है? सबसे पहले देखिए ब्रिटेन में। ब्रिटेन में काम कहां करती है? भारत में। अब देखिए ब्रिटेन में काम करती है तो ये दोनों जगह की व्यवस्था इसकी होगी। ब्रिटेन में क्या क्या चीज है? यहां पर देखिए कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, और यहां पर दूसरी जगह पर दूसरी चीज क्या चीज है? निदेशक मंडल, और कर्ता धर्ता यहां पर। सब में परिवर्तन की बात हो रही है, और सब में परिवर्तन क्यों किया जा रहा है? सबसे पहली चीज ये हो गई कि कंपनी को रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत जो परिवर्तन किए गए वो क्या क्या चीज है। सबसे पहले आप देखिए कि पहला परिवर्तन हुआ रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में परिवर्तन का क्या मतलब रहा? यहां पर देखिए कि अभी तक जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर यानी स्वामियों का मंडल है, इसमें जो वोटिंग राइट थी वो 500 तक थी, कि 500 पाउंड का शेयर कोई रखता था तो वोट दे सकता था। अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया। परिवर्तन क्या किया गया? परिवर्तन सबसे बड़ा यह हुआ कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स पे जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को देखिए कि सबसे पहले हुआ कि 1000 पाउंड का शेयरधारी जो इलेक्शन से 1 साल पहले से रखता हो वही वोट दे सकता था। किसके लिए? निदेशक मंडल के सदस्यों के चुनाव के लिए। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 24। निदेशक मंडल के सदस्य 24 थे, और ये 24 सदस्य जो होते थे ये क्या होते थे? इसमें से 1/4 सदस्य यानी 25% हर साल रिटायर हो जाते थे। इनका जो है सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता था, और जो रिटायर होते थे इनकी जगह पर नए सदस्य चुन लिए जाते थे। इसलिए एक चीज देखें कि निदेशक मंडल का बराबर जो है नवीनीकरण होता जा रहा था। और इसके बाद अगली चीज यहां पर देखिए, 1-2 परिवर्तन आपने देखा। तीसरा परिवर्तन देखिए जो भारत में हुआ, वो भारत में एक चीज, इसके साथ साथ भारत में क्या चीज हुआ? भारत में परिवर्तन हुआ कि गवर्नर जनरल जो था, अगर आप यहां पर देखें तो हम अगर इसका एक फ्लो चार्ट बनाएं तो आप सबसे पहले देखिए कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के बाद जिसको कहें, इसको कह सकते हैं कि स्वामियों का मंडल। स्वामियों के मंडल के बाद दूसरा है निदेशक मंडल। निदेशक मंडल के बाद तीसरी चीज आप यहां पर देखें, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर स्वामियों का मंडल। स्वामियों के मंडल के बाद निदेशक मंडल के बाद आप यहां पर देखें, यहां पर जो परिवर्तन बताया निदेशक मंडल के बाद ये दोनों जो थे निदेशक मंडल, यहां पर सदस्य कितने सदस्य? 24। यहां पर 1000 पाउंड धारी का शेयरधारी वोट दे सकता था। अब ये चीज हो गया। यहां पर हो गया 24 सदस्य जो रिटायर कितने देर बाद होते थे? हर साल 1/4। और फिर उसके बाद भारत में देखिए ये दोनों चीजें कहां पर हुई? ये दोनों चीजें कहां पर हुई?
ये दोनों चीजें जो है यहां पर ब्रिटेन में है। तीसरी चीज यहां पर देखिए भारत में कौन है, यहां पर गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन? ये बंगाल का गवर्नर जनरल। जो बंगाल का गवर्नर था, जो वारेन हेस्टिंग्स था, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसके अंतर्गत उसकी एक परिषद बना दी गई, 4 सदस्यीय परिषद। इस 4 सदस्यीय परिषद में कौन कौन थे? फ्रांसिस थे, क्लियरिंग थे, मानसन थे और बॉर्बन थे। 4 लोगों को ये रेगुलेटिंग एक्ट में ही इनका नाम लिख दिया गया और रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स का नाम लिख दिया गया। अब इनको बनाने के साथ साथ ये हुआ कि अब ये गवर्नर जनरल जो था, ये बहुमत से के आधार पर ही कोई निर्णय ले सकता था और बहुमत यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, देखिए 3 का था। 3 का मतलब ये हुआ कि 2 सदस्य अगर गवर्नर जनरल के पक्ष में है तो ये गवर्नर जनरल तीसरा स्वयं होकर के कोई निर्णय ले सकता था। अब वही निर्णय यहाँ पर मान्य हो सकता था, अर्थात यहाँ पर 3 का कोरम था। कोरम का मतलब है कि वह न्यूनतम संख्या जिस पर किसी की कार्रवाई की जा सकती थी। अब यहाँ पर देखिए ये जो परिषद बनी है, ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों का कार्य कर रही है, क्योंकि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब इसके बाद आप देखें कि इसके अंतर्गत दूसरी चीज हुई कि प्रांतों में, जो प्रांत की बात हम कह रहे हैं, यहाँ पर कलकत्ता की बात, ये तो कलकत्ता का बंगाल का हो गया, मद्रास और बंबई, ये दोनों जगह पर भी यहाँ पर गवर्नर, यहाँ पर भी गवर्नर और गवर्नर की यहाँ पर परिषद बना दी गई, यहाँ पर भी परिषद बना दी गई गवर्नर की। अब ये भी उसी प्रकार से काम करते थे। गवर्नर, बंगाल का गवर्नर निदेशक मंडल के नियंत्रण और निर्देशों के हिसाब से काम करता था। अब आप इसी के साथ साथ देखिए, ये जो है सारी के सारी अपने कार्य निदेशक मंडल के हिसाब से काम करता था। इसके बाद दूसरी चीज देखिए, इसी से बगल में एक बनाया गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। ये तो जो सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, सुप्रीम कोर्ट में एलजा एमपे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और उसी के साथ साथ चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड को अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अब यहाँ पर देखिए, जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नियंत्रण बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। नियंत्रण क्या चीज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया? आप यहाँ पर एक बात देखें कि सबसे पहले तो आप इस चीज को महसूस करें कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग, 3 अंग, सरकार के 3 अंग। यहाँ पर विधायिका नंबर 1, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका। आप यहां पर देखिए, ये जो निदेशक मंडल है 24 सदस्य के साथ साथ, ये तो लंदन में है, इससे यहां पर हमारा कोई मतलब नहीं। यहां पर इन दोनों चीजों से मतलब है। इसको मिलकर के यहां पर 2 चीजें बनी, एक बनी विधायिका और दूसरी चीज यहां पर बन गई ये कार्यपालिका। तीसरी चीज यहां पर देखिए तो सुप्रीम कोर्ट बन गया, ये नंबर 3 बन गया न्यायपालिका। इस प्रकार से आप देखिए कि यहां पर स्पष्ट रूप से देखिए सरकार बन गई ना, अब सरकार का निर्माण हो गया। अब यहीं पर देखिए एक जो यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट के उद्देश्य क्या थे? 3 उद्देश्यों को लेकर के रेगुलेटिंग एक्ट बना था, ये संप्रभुता के लिए। यहां पर देखिए 3 उद्देश्य क्या कहते हैं? जैसे हम कहें
उद्देश्य, ये रेगुलेटरी एक्ट है, ये यहां पर हम उद्देश्य केवल लिख देते हैं। उद्देश्य में क्या क्या चीज था? नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकृत क्षेत्रों को मान्यता प्रदान करना। मान्यता प्रदान करना, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब स्वीकार किया तो भैया मान्यता तो हो ही गई। दूसरी चीज है सरकारी ढांचा प्रदान करना। और नंबर 3 जो हुआ, नियंत्रण स्थापित करना। आपने देखा मान्यता हो गई, सरकारी ढांचा हो गया। अब देखिए नियंत्रण प्रदान करना। नियंत्रण कैसे प्रदान किया जा रहा है? नियंत्रण प्रदान करने पर बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, इसको अधिकार ये दिया गया कि भाई आप मद्रास और बंबई के गवर्नर पर जो है एक नियंत्रण रखेंगे, सुपरविजन इनके हाथ में दे दिया गया। अब गवर्नर मद्रास और बंबई पर नियंत्रण रख रहा है। 4 सदस्यीय समिति गवर्नर जनरल पर नियंत्रण रख रही है। कैसे रख रही है? आप यहां पर देखिए, यहां पर कोरम 3 सदस्यों का बनाया गया। 3 सदस्य जब होंगे किसी भी विषय पर, किसी भी मत पर एक साथ होंगे तभी कार्रवाई हो सकती थी, और 3 सदस्यों का बहुमत मिलेगा। कहने का मतलब एक तो गवर्नर जनरल और 2 सदस्य और, तभी कोई चीज पास हो सकती थी। अब पास होने के बाद भी नियंत्रण है। अगर मान लीजिए यहां से पास हो गई तो अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको पंजीकृत कर दिया तभी वो लागू होगा। अब आप यहां पर देखिए कि नियंत्रण कितना ज्यादा है। यहां को नियंत्रण कौन कर रहा? बंगाल का गवर्नर जनरल सुपरवाइजरी ताकत के द्वारा। आप इसी चीज को पाएंगे, जब सूरत की संधि हुई थी तो उन्होंने कहा भैया आपने इससे परमिशन ली नहीं, इसलिए सूरत की संधि अवैध हो गई, क्योंकि नियंत्रण की ही बात थी। बंगाल का गवर्नर जनरल मद्रास और बंबई पर नियंत्रण कर रहा है, और 4 सदस्यीय समिति बंगाल के गवर्नर पर नियंत्रण कर रही है। बंगाल के गवर्नर और 4 सदस्यीय समिति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियंत्रित हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि जब तक इन्होंके द्वारा जो विधि विधान जब तक ये पारित करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उसको पंजीकृत नहीं कर देगा, तब तक वो लागू नहीं किए जा सकते। अब उसके बाद भी नियंत्रण देखिए फिर क्या हुआ। जो इन्होंने सैनिक असैनिक सारे सब कुछ काम किए हैं वो निदेशक मंडल के पास पहुंचा। निदेशक मंडल का ये चीज दायित्व है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सेक्रेटरी फॉर द स्टेट को वो बतावे कि भैया सैनिक असैनिक में क्या काम किया है। मतलब नियंत्रणों की भरमार है, हम इस चीज की बात कर रहे हैं। नियंत्रण अब इतना अधिक हो गया कि रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा कार्य किया जाना ही मुश्किल होने लगा। नियंत्रण आप देख रहे हैं कैसे कैसे। हम यहाँ पर फिर एक बार बताएं, गवर्नर जनरल मद्रास और बंबई पर नियंत्रण कर रहा है। गवर्नर जनरल पर 4 सदस्यीय समिति नियंत्रण कर रही है। इसका कोई कानून अगर इन्होंने बनाया तो सुप्रीम कोर्ट में जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक लागू नहीं होगा। यहाँ भी नियंत्रण हो गया, और फिर उसके बाद निदेशक मंडल के पास जो कुछ पहुंचा सैनिक असैनिक कार्रवाई, वो कौन, जो राज्य सचिव है भारत का, उसके नियंत्रण में पहुंच गई। इस प्रकार नियंत्रणों की भरमार है ये रेगुलेटरी एक्ट में, पूरी तरह से रेगुलेटरी एक्ट। लेकिन नियंत्रण इतना ज्यादा हो गया कि रेगुलेटरी एक्ट अच्छी तरह से कार्य ही नहीं कर पा रहा था। अब उसके लिए क्या चीज हुआ कि सबसे पहली चीज हुआ कि गवर्नर पर नियंत्रण कम किया गया, एक चीज। दूसरी चीज इसकी क्या आवश्यकता थी कि सुप्रीम कोर्ट और इसके अधिकार क्षेत्र को अलग अलग किया जाए, एकदम स्पष्ट कर दिया जाए। तो इसीलिए आप यहाँ पर देखते हैं कि 2 एक्ट आए, जिसको जोड़ीकीचर एक्ट भी कह लेते हैं, अमेंडमेंट एक्ट के रूप में कह लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले जो एक्ट आया उसका प्रभाव क्या है। 1700 यहां पर आप देखिए 1781 का एक्ट, ये 1781 का एक्ट। ये 1781 के एक्ट में क्या क्या चीज थी? पहली चीज ये थी कि कंपनी के अधिकारी जो पहले सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में थे, सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई करता था,
उनको हटा दिया गया कि वो अपने कृत्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं थे। दूसरी चीज हुआ कि कलकत्ता के सभी निवासियों को, ध्यान से सुनिए, कलकत्ता के सभी निवासियों को, चाहे वो भारतीय हो या अंग्रेज, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में लाया गया और उसके साथ ये भी तय कर दिया गया कि प्रतिवादी के कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय करेगा। जो निजी कानून है, प्रतिवादी का मतलब कौन होता है? वादी कौन होता है? जो मुकदमा ले जाए। प्रतिवादी कौन होता है? जिसके विरुद्ध मुकदमा ले जाए। अब तीसरी चीज, उसके बाद एक चीज और हो गई कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय देते समय भारतीय रीति रिवाजों का ध्यान रखेगा। चौथी चीज ये हो गई कि ये जो प्रांतीय न्यायालय है, रेवेन्यू वाले खास करके, इनके निर्णय की अपील केवल बंगाल के गवर्नर जनरल तक जाएगी। इसको जो है कौन नहीं सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट की अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। चौथी चीज, एक चीज और भी हो गई कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल की जो 4 सदस्यीय समिति के द्वारा जो कुछ भी कानून बनाए जाएंगे वह सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत किया जाना अब आवश्यक नहीं रहा। अब इसके बाद देखिए, अभी जो है दूसरी समस्या बनी हुई है कि जिसके लिए कहें कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो है अभी भी इनके अधिकार में बना हुआ है। इसके लिए क्या चीज किया गया कि एक चीज यहां पर स्थापित हुई जिसको कहा जाए कि इसके लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया। अब हम उसकी बात करना चाहेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट, देखिए यहां पर जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट वास्तव में रेगुलेटिंग एक्ट का पूरक था क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट की जो भी बातें थी वो वहां पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ठीक की गई। पिट्स इंडिया एक्ट में हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट को लागू होने से पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 लाख का ऋण मांगा था। 10 लाख का ऋण मांगने का कारण क्या था कि उस समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति जो थी, वित्तीय स्थिति काफी खराब थी। खराब होने का कारण क्या था? आप देखें, जो मराठा युद्ध थे उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति खराब थी। मराठा युद्धों में क्या हुआ था कि जो सूरत की संधि हुई थी, सूरत के संधि के बाद जो मराठा युद्ध चला था 1775 से लेकर के, और वो 1775 से चलते चलते आप देखिए कि 1782 ईस्वी तक चला। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी हानि उठानी पड़ी। अब इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर जो है मांगा, जब ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक से कर्ज 10 लाख पाउंड का, तो अब क्या हुआ? अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पुनः जो है इसके लिए क्या किया? 2 कमेटियां बनाई। एक कमेटी तो बनाई स्टैंडिंग कमेटी यानी प्रवर समिति, और दूसरी गुप्त समिति। अब गुप्त समिति से ये जांच करना था कि भैया ऐसी क्या बात थी कि कौन से कारण ऐसे थे कि जिसकी वजह से आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अब प्रवर समिति के लिए ये था कि इसके लिए नई व्यवस्था क्या बनाई जाए। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी नाम ले लेते हैं, इतना काफी है। एक डंडास और फाक्स का अधिनियम आया, वो चल नहीं पाए, लेकिन उसके बाद पिट्स का इंडिया एक्ट आया। पिट्स का इंडिया एक्ट, पिट्स का इंडिया एक्ट जो आया ये 1784 में आया। पिट्स का इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी तक देखिए, अभी तक हमने जो बहुत बड़ी खास बात बताई रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट में, सबसे बड़ा अंतर है कि अभी तक क्या था रेगुलेटिंग एक्ट में, ब्रिटिश यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी सैनिक असैनिक गतिविधियां करती थी उसको करने के बाद बताना होता था किसको? भारत यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ये जो राज्य मंत्री था। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में करेंगे ही जो वो कहेंगे, जो वो करेंगे वही करेंगे। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। रेगुलेटिंग एक्ट में कर लीजिए फिर बताइए कि आपने क्या किया है, और पिट्स इंडिया एक्ट में जो हम कहेंगे वो करिएगा। उसके लिए हुआ क्या क्या? यहां पर देखिए एक चार्ट हम बनाते हैं, फ्लो चार्ट। यहां पर देखिए ताज, ताज के नीचे आप यहां पर देखेंगे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के नीचे आप यहां पार्लियामेंट से निकला हुआ यहां पर
जो बनेगा, जो नियंत्रक मंडल, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहां पर देखिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी में यहां पर जो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे जो स्वामियों का मंडल, स्वामियों के मंडल के बाद हम यहां पर निदेशक मंडल, और निदेशक मंडल के नीचे आप यहां पर देखें गवर्नर जनरल और उसकी जो है 3 सदस्यीय परिषद। और उसके बाद आप देखिए ये दोनों मद्रास और यहां पर बंबई, ये स्ट्रक्चर जो था अभी तक देखिए ये नियंत्रक मंडल जो था यहां पर क्या चीज हुआ, ये इसको कंट्रोल करने लगा। ठीक है, निदेशक मंडल के काम जो है 2 भागों में बांट दिए गए। एक हो गया व्यापार और दूसरा हो गया जिसको कि हम समझें कि सरकार के लिए व्यापार कार्य, और दूसरा हो गया प्रशासन इत्यादि का कार्य। ये चीज जो है ये नियंत्रक मंडल, ये निदेशक मंडल जो करेगा, ये निदेशक मंडल के निर्देश से, और इसको नियंत्रक मंडल स्वतंत्र रूप से कर सकता था। ये निदेशक मंडल यहां से और ये इसके आदेश पर, और निदेशक मंडल इसके और ये इसके आदेश, प्रशासन वगैरह के कार्य ये इस रूप में करते थे। अब ये देखिए जो नियंत्रक मंडल था ये 6 सदस्यीय था, 6 सदस्य इसमें थे। 6 सदस्यों में कौन कौन थे? एक तो थे भारत राज सचिव, दूसरा इसमें जो था जिसको हम कहें एक्सचेकर मतलब जो होता था जिसको हम कहें वित्त मंत्री, और 4 जो है प्रिवी काउंसिलर सदस्य। प्रिवी काउंसिल क्या चीज थी? यहां पर देखिए जो प्रिवी काउंसिल यहां पर 2 सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड के 2 भाग होते हैं, एक भाग उसका जो है प्रिवी काउंसिल कहलाता है, और उसी प्रिवी काउंसिल के 4 सदस्य होते थे और 2 सदस्य ये। इस प्रकार हम पूरी तरीके से पाते हैं कि ये नियंत्रक बोर्ड जो है यहाँ पर इसके कार्यों को नियंत्रित करने लगा, और इस प्रकार से यहाँ पर इसके पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैत-शासन यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट में सीधी सी बात, इतनी बात जानिए कि पार्लियामेंट से जो नियंत्रक बोर्ड बना, नियंत्रक बोर्ड ने इसके प्रशासनिक कार्यों को पूरी तरह से और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया। प्रशासनिक कार्यों को अब निदेशक मंडल उसी के आदेश पर करेगा जो कि नियंत्रक मंडल कहेगा, और नियंत्रक मंडल के आदेश पर निदेशक मंडल कार्य करेगा। निदेशक मंडल के आदेश पर गवर्नर जनरल और भारत की जो है व्यवस्था संचालित की जाएगी। और बस यहीं पर हम आज रोकना चाहेंगे। ये पिट्स इंडिया एक्ट की बात थी, और इसके बाद अगला चीज जो है हम जो है जल्दी ही अगला वीडियो डालेंगे जिसमें कि हम इनके चार्टरों के बारे में बताएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट की एक बात और बताना चाहेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट में एक चीज और भी ध्यान रखिए, समय का भी नियंत्रण किया गया। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि 1900 नहीं, आप यह देखिए 1609 में जो कंपनी को जो 15 वर्ष का जो पहले दिया गया था वो अस्थायी कर दिया गया था हमेशा के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट में फिर समय का भी नियंत्रण किया गया, और उस समय के नियंत्रण में ये बता दिया गया कि 20-20 वर्ष के बाद उसका मूल्यांकन किया जाएगा और फिर कंपनी को कार्य करने की छूट दी जाएगी। इसके लिए 1773 के बाद 1793 जो 20 साल बाद आता है, उस चार्टर के बाद फिर कंपनी का कार्यक्षेत्र बढ़ाया जाता है।
1793 के बाद 1813, 1813 के बाद 1833, 1833 के बाद 1853 और उसके बाद कंपनी के समापन की बात आ जाती है। ये सब चीजें हम रुक करके आपको बताएंगे। ठीक है, अच्छा भाई, बस आज का प्रोग्राम बस यहीं तक।